But tell me about this Delhi University problem. सॉरी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के And also about हनी बाबू. जी हनी बाबू मेरे मित्र हैं और मेरा अभी साथ ही हम दिल्ली विश्वविद्यालय हमने SC ST OBC माइनॉरिटी का फ्रंट बनाया है, सोशल जस्टिस अलायंस। हनी बाबू जो है एकेडमी फॉर सोशल जस्टिस के OBC के उसमें सक्रिय हैं, उसमें सेक्रेटरी का पद संभाल रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के ही डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं आप हनी बाबू, और आप केरल से हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं आपसे मेरा परिचय हो पाया। उन्होंने बताया कि वो एक मेरा हमारे साथी हैं रविंद्र जी, आप हैदराबाद जा रहे हैं मुझे मिलेगा जी। और अभी जो पिछले साल जो OBC को दाखिले में उनका जो पूरा हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, तो हार करके वो मौजूद होकर कोर्ट पे गए, हम इसमें साथ थे। ऐसे ही अभी आजादी के बाद से जो आरक्षण की नीति लागू हुए, वो स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन में जो उनका हिस्सा बनता है 15% SC का, 7.5% ST का, 1950 से आज तक खुलेआम डकैती चली आ रही है। SC समुदाय के बच्चों उनका और ST के लोगों को उनका पूरा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है और भयंकर उसमें भेदभाव बढ़ता जा रहा है। उसके लिए भी जो आज इसी साल प्रदर्शन किया, तो मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने बुलाया, वहां बातचीत हुई। कपिल सिब्बल ने HRD को डायरेक्शन दिया, HRD ने फिर दिल्ली इंस्टीट्यूट को डायरेक्शन दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने पूरी हर कॉलेज को बोला कि भाई यदि आप जनरल की सीट ज्यादा भर रहे हैं और उसकी तुलना में SST का बहुत कम हुआ है, तो उसका जो परसेंटेज बनता पूरा नहीं दिया जा रहा, तो उसका SST का भरिया, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने विरोध कर दिया कि हम नहीं भरेंगे। हार करके अभी मौजूद होकर के बहुत से साथियों की मदद से हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी सुपा नोटिस दिया है कि भाई जो 1950 से खुलेआम जो डकैती चली आ रही है SC ST के बच्चों छात्रों की दाखिले के अंदर, सीटों के अंदर, उसमें पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय आके जवाब दे। इसके अलावा मैं जो अभी फिलहाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज SST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसके ग्रुप डी एम्प्लॉय थे, ये सब ग्रुप डी एम्प्लॉयज का संगठन नहीं है। ये ग्रुप डी एम्प्लॉय से लेकर के डिप्टी रजिस्ट्रार तक इसमें हमारे मेंबर होते हैं और इसमें कोई भी जो SC ST जाति से संबंधित है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप से संबंधित है, उसका मेंबर बन सकता है, लेकिन वो दिल्ली विश्वविद्यालय का और कॉलेज का, दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज का एम्प्लॉय होना चाहिए। तो लगभग हमारे 2000 इसमें मेंबरान हैं, सदस्य हैं। बाकायदा इस पर चुनाव होता है। भारत सरकार के राष्ट्रपति जब केरल साहब थे, उनके अनुमोदन से दिल्ली विश्वविद्यालय EC में पास होकर के हमारी संस्था को मान्यता प्राप्त है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमको बड़ा अच्छा ऑफिस दे रखा है, कंप्यूटर सब सुविधाएं हमको दे रखी है और हमको स्पेस भी दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो बहुत सारे ब्राह्मण फोर्सेस बैठे हैं, वो फिर भी बाधा क्रिएट करते हैं। लास्ट पिछले साल जो वाइस चांसलर मिस्टर पेंडल साहब आए थे, उन्होंने बड़ा कॉपरेट भी किया। और अभी हमने दिल्ली विश्वविद्यालय की जो आरक्षण के लिए जो समस्या चली आ रही है, उसमें छात्र और कर्मचारी और शिक्षकों का हमने साझा एक मोर्चा भी बनाया है आरक्षण के सवाल को लेकर कि दिल्ली विश्वविद्यालय पूरी तरह लागू हो पाए। रोस्टर अभी तक पूरा लागू नहीं हो पाया है, बैकलॉग पूरा कोटा पूरा नहीं हो पाया है। जो कॉलेज आज़ादी से पहले बने हुए थे, आज तक उसमें कुछ कई कॉलेज सेक्शन ऑफिसर तक हमारे भर्ती नहीं हो पाए हैं। उसको लेकर के हमने सोशल जस्टिस अलायंस, सामाजिक न्याय गठबंधन उन्होंने बनाया है। उसमें हनी बाबू भी इसमें सेक्रेटरी का कार्य देख रहे हैं और उसकी ताकत बढ़ रही है और हम भारत सरकार की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज है, हम उसे लागू करा पाए, वो हम प्रयास कर रहे हैं। There are many political parties in Delhi, or Dalits actually, Dalit political parties. Don't they support your movement? उसमें हमने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा जनाधार जो है तो दिल्ली में है, तो दिल्ली नहीं पूरे भारत, उत्तर भारत में जो देखते हैं बहुत बड़ा जनाधार यही मेहतर समाज का बहुत बड़ा
सबका आदमी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसको वोट देता है, लेकिन वो उनके वोट को लेती है, उनको इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा कोई जो कार्य करना चाहिए वो उसका कमिटमेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, ये समाज ऑर्गेनाइज नहीं है, ये नेतृत्वहीन समाज, अर्थात इनका कोई बड़े जो लीडरशिप होनी चाहिए वो लीडरशिप नहीं है, प्लस दिशाहीन समाज तो समझ लीजिए आप। लेकिन आप मैं देख रहा हूँ कि बड़ा 2-4 साल से बड़े इस समाज में बहुत बड़े हलचल है, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरा अपनी एक पहचान बनाना के प्रयास में है, और साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर गोलबंद होना जा रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होकर के ये जो इनको, चाहे वो पार्लियामेंट में, चाहे वो असेंबली में, चाहे वो नौकरशाही में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, तो इनका हिस्सा नहीं मिल पाया, तो आज पूरा संगठन ये चाहता है कि उनका उसको हिस्सा मिल पाए, और उनका अपना हिस्सा नहीं मिल रहे, साथ साथ चाहता है कि जो लोग आते और वंचित तबके हैं उनका भी उनको उसका हिस्सा मिल पाए। तो एक हलचल, एक छटपटाहट हमें देख रहा हूँ कि उसमें आज नजर आ रही है, और देखो वो भविष्य में क्या रंग लाती है, क्या ये गोलबंद हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, ये भविष्य पर निर्भर है। Now in Delhi University there is a problem which the students also facing and non-teaching staffs you are also facing. So that now you are talking about reservation policies implementation in different levels. So that do you mean that you have only 4th class employees problem you are taking, or you are taking all the problem? And if you मैंने आपसे कहा कि जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एसएससी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, हमारा जो भी है एससी और एसटी नॉन टीचिंग स्टाफ है, ओके, सो चाहे वो ग्रुप डी में है, चाहे वो क्लास 4 में, क्लास ग्रुप सी में, या क्लास 3 में है ना, सेकंड क्लास में डिप्टी रजिस्ट्रार बताया मैंने, ओके, तब हमारे मेम्बरान सदस्य होते हैं, उनकी कोई ग्रीवेंस होती है तो उसको हम नाम इसमें लड़ते हैं। तो आज भी हम देखते हैं बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में जो बोले जाती आधारित समाज है, वो अट्रॉसिटी है, आज भी वो अट्रॉसिटी होती है जी। You have started 4th class employee organization. Not 4th class, I'm saying to you. Acha, okay, you are saying that SC employees. Acha, okay. It's not only the methods organization. Acha, for all SC STs. Okay. From group D to class 1 of. Oh, for all of them you have started. Yeah. And I want to ask you one thing is, in the students were facing some problems. Yeah. And how was the support? अभी हम 8-10 साल से देख रहे हैं हमारे, क्योंकि हमने विद्यालयों में कार्यरत हैं और सोशल स्तर, सामाजिक स्तर पर हम अपने समाज से भी जुड़े हुए हैं। तो हर साल जब हमारे रिलेशन में या दूसरे संपर्क मित्र लोगों में हर साल बच्चे जो बहुत सारी समस्या लेके आते हैं, वहाँ दिल्ली विद्यालय में ही मतलब SC/ST का फॉर्म अलग है, जनरल का फॉर्म अलग है। तो पहले ही हमारा बच्चे जो आ रहे थे उसको साथ कि तुम अलग हो, आप वैसा एहसास करा दिया जाता है। फिर पूरे देश भर में जो जनरल को जो सुविधाएं मिलती है, तो ये प्रयास किया जाता है, भारत सरकार की नीतियां बनाई जाती है, कम से कम जो जनरल को सुविधाएं मिल रही हैं उतनी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। इसके अलावा जनरल के अलावा कोई एक्स्ट्रा इनको विशेष इनको सुविधा मिले। लेकिन दिल्ली विद्यालय में स्टूडेंट के मामले में, छात्रों के मामले में जो जनरल को सुविधा मिल रही है उतनी भी सुविधा उनको नहीं मिल रही, उससे अधिक सुविधा जो विशेष अलग से मिलना चाहिए उसकी बात तो दूर है। तो उसका उदाहरण दिया, जो अभी तक उनका जो पूरा कोटा, जनरल का कोटा ज्यादा भर्ती कर देते हैं वो लोग, और SC/ST के सेंसरशिप पे भर्ती करते हैं। तो खुलेआम जो इनकी सीटें, हजारों सीटें हर साल ये लूट लेते हैं, और आज भी चाहते हैं उसको। अभी इसी साल ले लीजिए आप, इसी साल जनरल के लिए और OBC के लिए जो फॉर्म है वो अलग तरह का फॉर्म था। SC/ST के लिए सिर्फ 8 बुकलेट टाइप 8 पेज का एक फॉर्म था, उसके अंदर फॉर्म था, बुलेटिन था। दूसरा, जनरल को फॉर्म लेने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना था,
और SC/ST को फॉर्म लेने के लिए अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट दिखाने थे। अच्छा, ओके। तो बहुत सारे लोग तो बेचारे डॉक्यूमेंट ले तो वंचित। जनरल के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी थी। जनरल का आदमी कोई केरला में है, आंध्रा में है, कर्नाटक में है, सब दूर दराज कहीं भी है, वो ऑनलाइन अपना फॉर्म भरता था विदाउट अपना कोई भी डॉक्यूमेंट शो किए बिना। तो जनरल वाला फॉर्म लेते समय भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, फॉर्म जमा कराते समय भी कोई डॉक्यूमेंट उसको नहीं देना। SC/ST वाले को फॉर्म लेते समय भी डॉक्यूमेंट शो करना पड़ता है, और फॉर्म जमा कराते हैं उसको एक एक फोटो कॉपी उसकी सत्यापित जमा करानी पड़ती है। माना कोई बच्चा है, कोई सर्टिफिकेट भूल भी आया तो उसको कितना परेशानी होना पड़ता है। जनरल के जब एडमिशन होता है तो उस समय उससे ओरिजिनल मांगे, तो हम भी यही कहते हैं जब ऐसी भांति SC/ST जब उसका नंबर आ जाए तो आप उससे सारे डॉक्यूमेंट मांगिए। आप कई बार लॉजिक देते हैं कि भाई उसमें जो SC/ST के फ्रॉड सर्टिफिकेट आ जाते हैं, वो फ्रॉड सर्टिफिकेट तो जनरल में भी OBC में भी बड़ी संख्या में आते हैं, पूरा मार्कशीट गलत लोग बना लाते हैं। तो वो तो जो एडमिशन होने के बाद उसकी जांच कराइए आप पूरी पक्की। जनरल का कट ऑफ निकाला जाता है। जनरल का बच्चा आराम से जब फॉर्म भरने के बाद सेटेलाइट घर से उसको अखबार में सूचना मिल जाती थी, इस कट ऑफ पे उसका इस कॉलेज में नंबर आ रहा है। लेकिन SC/ST की कोई ऐसी कट ऑफ लिस्ट नहीं निकलती है उसको, जबकि जनरल के बच्चे को जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज सब भरने का चांस मिलता है, चॉइस मिलती है, SC/ST को सब 30 चॉइस मिलती है। चॉइस भरने के बाद भी जनरल के बच्चे को जब उसकी कट ऑफ लिस्ट निकलती है, पता चलता है कम से 20 कॉलेज में उसको कट ऑफ में नाम आ रहा है, 20 कॉलेज उसके सामने चॉइस होते हैं, तो देखता है घर के पास में कौन सा बेहतर उसको एडमिशन ले देता है। लेकिन SC/ST के बच्चे के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं होती। कंप्यूटर जहाँ उसको फिक्स कर देता है, लाखों रुपए उस पर खर्च किया जाता है, उससे SC/ST को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो कंप्यूटर जहाँ उसको फिक्स कर देता है, चाहे उसको जबरदस्ती लेना पड़ता है, चाहे वो कॉलेज पर उसमें फिर दुहाई दी जाती है आपने भरा था। जनरल का बच्चा एक कॉलेज में एडमिशन होने के बाद ही उसका लगता है दूसरा में इसमें नंबर है, दूसरी चॉइस में दूसरे कॉलेज नंबर आ रहा था, वो माइग्रेट कराता है, उस पर अपना एडमिशन कैंसिल करा करके उसमें ले सकता है। SC/ST की सुविधा नहीं है। SC/ST का एडमिशन वो कहते हैं सेंट्रलाइज है, सिर्फ सेंटर वाले जो चलिए भेजेंगे दाखिले की SC/ST बच्चे की, वही कॉलेज लिखता है। कॉलेज बोलता है कि हमको डायरेक्ट SC/ST बच्चे का एडमिशन करने की पावर्स नहीं है। तो खुले स्तर पर जनरल और SC/ST बच्चे के साथ, मतलब जनरल वाले तरह की सुविधाएं और खुले आम ये पूरा भेदभाव प्रैक्टिस हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में।